वर्तमान समय में वैवाहिक संबंधों में ज्योतिष की क्या भूमिका है, आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जब भी ज्योतिष और विवाह की बात होती है तो हमारा सभी का ध्यान सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर जाता है। एक है मांगलिक दोष और दूसरा है गण मिलान। जब भी परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम ज्योतिष के पास जाते हैं पूछने के लिए कि बच्चा मांगलिक दोष से पीड़ित तो नहीं है। और जब ये बताया जाता है हमको कि ख़ास तौर से मैं कहूँगा कन्याओं के बारे में, तो परिवार वाले बहुत चिंतित हो जाते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं परिवार के ऊपर कितना बड़ा बोझ आ गया। मैंने 40 साल के अपने अनुभव में मांगलिक दोष के बारे में पढ़ने की बहुत कोशिश की। मैंने देखा कि ज्योतिष के सभी ग्रंथों में इसका वर्णन है और जो इसकी परिभाषा है, अगर हम उस परिभाषा के हिसाब से जाएंगे तो मैं कह सकता हूँ कि विश्व में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे, शायद इक्का दुक्का, जो मांगलिक दोष से पीड़ित ना हो। इसके बाद ज्योतिष शास्त्र में बात की गई मांगलिक दोष के परिहारों के बारे में। कुछ ऐसे शर्तें बताई गई जिसके द्वारा मांगलिक दोष का परिहार होता है, उनको भी मैंने पढ़ने की कोशिश की और मुझे पता लगा कि अगर हम सब परिहारों का इस्तेमाल करें तो हर व्यक्ति के मांगलिक दोष नलीफाई हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मेरी समझ में नहीं आया कि हम सभी मांगलिक दोष से पीड़ित भी हैं और नहीं भी हैं। तब इस विषय को इतनी महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया गया शादी के बारे में, ये एक चर्चा का विषय रहेगा। इसके बाद बात होती है गण मिलान के बारे में। जैसे ही शादी की बात होती है, हम लड़के और लड़की का हॉरोस्कोप लेकर, हमारी मानसिकता है कि हम एक मंदिर के पुजारी के पास जाते हैं क्योंकि हमने उसी को ज्योतिष माना है और उससे जल्दी से यही पूछते हैं कि जल्दी से बता दो पंडित जी कि कितने गुण मिल रहे हैं। इसके अलावा हम कोई बात नहीं पूछना चाहते और वो व्यक्ति पंचांग देखकर जल्दी से बता देता है कि 20 मिल रहे हैं, 25 मिल रहे हैं, 30 मिल रहे हैं और हम बहुत खुश होकर वापस आ जाते हैं और शादी के बारे में निर्णय लेते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, सर जो हमने अपने बच्चों की शादी की थी तो 30 गुण मिल रहे थे, कोई कहता है 36 गुण मिल रहे थे और 1 महीने के अंदर डाइवोर्स हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे 12-13 गुण मिल रहे थे और शादी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। तो वो पूछना चाहते हैं कि सर ये ज्योतिष क्या है, कहीं आप ज्योतिष के द्वारा लोगों को भ्रमित तो नहीं कर रहे हो। मेरा उनसे यही आंसर होता है कि ये गण मिलान जो है वो हॉरोस्कोप मैचिंग नहीं है। ये तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो हमें लास्ट में देखना पड़ता है। हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि दो व्यक्ति पहले वो साथ में रहने वाले हैं या नहीं। अगर ये हमें पता लग जाता है कि ये इनका साथ में संबंध रहेगा या जन्म जन्मांतर का हमारे साथ अपने साथ रहेंगे, तब हम बात करते हैं कॉम्पेटिबिलिटी की, और कॉम्पेटिबिलिटी के अंदर आता है गुण मिलान। इसके अतिरिक्त जब ये गुण मिलान का कंसेप्ट बना ज्योतिष में, हजारों वर्ष पहले बना होगा। उस टाइम हमारा समाज पुरुष प्रधान था। महिलाओं से अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वो पारिवारिक मामलों में दखल अंदाजी करें और उसी के हिसाब से ये गुण मिलान का कंसेप्ट बनाया गया कि ऐसी तरह से गुण मिलाओ कि महिलाएं पुरुष पर किसी तरह से हावी ना हो। अब हमारा समाज पूरी तरह से बदल चुका है, पुरुष प्रधान समाज नहीं है। हम बात करते हैं महिला और पुरुष की बराबरी की, इक्वलिटी की। ज्योतिष में कहा गया है कि जो भी हमें सिद्धांत यूज़ करने हैं वो देश पात्र काल को नज़रअंदाज उसमें हम नहीं कर सकते, उनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन हमने नहीं किया, हम उसी ढर्रे पर चलते चले आ रहे हैं। आज महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और पुरुष प्रधानता पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। ज्योतिष एक बहुत अच्छा विज्ञान है, बहुत अच्छा मैं कहूँगा ज्ञान है। और मैं तो एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से इसका अध्ययन किया और अध्यापन भी करा रहा हूँ पिछले करीब 30-35 साल से। तो इससे अच्छा कोई ज्ञान नहीं हो सकता, परंतु कमी है हमें उस ज्ञान की कमी की। लेकिन जहाँ तक अवेयरनेस का सवाल है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक महिला कॉलेज में एक सर्वे किया गया। सर्वे में लड़कियों से पूछा गया
कि क्या वो शादी से पहले हॉरोस्कोप मैचिंग करना पसंद करेंगी। आपको ताज्जुब होगा कि 80% महिलाओं ने कहा कि बिना हॉरोस्कोप मैच करे वो शादी नहीं करेंगी। तो इस लेवल पर हमारे पढ़े लिखे लोगों में अवेयरनेस है। अब हम क्वेश्चन ये आता है कि हम उनको गाइड कैसे करें, और गाइड करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ज्योतिष के अनुसार शादी क्या है, विवाह क्या है। विवाह दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है, खुद और आपका जीवन साथी। अर्थात अगर हम ज्योतिष की बात करें तो हॉरोस्कोप में पहला भाव और सातवां भाव। पहला भाव आप स्वयं है और सातवां भाव आपका जीवन साथी है। अगर आप 12 राशियों में से कोई भी राशि को चुनें और उसको पहले भाव में रखें तो आपको आश्चर्य होगा कि सातवें भाव की जो राशि है वो उसकी नेचुरल एनिमी है। अर्थात कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो दो व्यक्ति बंधन में बंधने जा रहे हैं, वो आपस में नेचुरल एनिमीज हैं। इसका मतलब उनके विचार कभी भी एक से नहीं हो सकते। दूसरी बात, सातवें घर की जो स्थिति है बहुत ही एक विचित्र स्थिति है। हमें ध्यान होगा कि जब हमारे परिवार में लड़के की शादी होती थी तो हम कहते थे कि साक्षात लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। क्यों कहते थे? क्योंकि हमारा जो सातवां घर है वो 9वें भाव से 11वां स्थान है और 11वें भाव से 9वां स्थान। 9वां स्थान होता है भाग्य का और 11वां स्थान होता है वृद्धि का। अर्थात जीवन साथी ही एक ऐसा व्यक्ति है आपकी जिंदगी में जो आपके भाग्य में परिवर्तन ला सकता है। ये बहुत ही एक डेलिकेट रिलेशनशिप है। पहली बात तो हम कहते हैं कि वो दुश्मनी है आपस में, और साथ का है जन्म का। और अगर हम हिंदू शास्त्र की बात करें तो वो जन्म की बात नहीं करते, वो तो जन्म जन्मांतर की बात करते हैं, 7 जन्मों की बात करते हैं। तो ये बहुत एक डेलिकेट रिलेशनशिप है और उसी डेलिकेसी के साथ हमें ज्योतिष में इसको डील करना पड़ेगा। और ज्योतिष यही बताता है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रेम नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, या आपस में रेस्पेक्ट नहीं होगी, तब तक उस परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं आ सकती। आज की समस्या क्या है? हम देखते हैं कि शादी होती है, और शादी भी होती है जो प्रेम संबंधों के बाद कई कई वर्ष तक प्रेम संबंध रहते हैं और एक दूसरे के लिए जान देते हैं, एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। एक रात इकट्ठा रहते हैं और अगले दिन कहते हैं कि हम एक साथ नहीं रह सकते, कुछ भी कर लो बट हम दो व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते। समस्या है सेपरेशन की, डाइवोर्स की, और सेपरेशन की, डाइवोर्स की और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस की। यही एक विकट समस्या है जिसके कारण हम आज देख रहे हैं कि बहुत संख्या में डाइवोर्स होते हैं। अगर ये विकट समस्या है आज के युग की, तो क्वेश्चन ये होता है कि हमें कैसे हम हॉरोस्कोप को एग्जामिन करें। जैसे आपको मालूम है कि 8वां घर आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्थान है, क्योंकि 8वें घर को हमने कहा मांगल्य स्थान। मांगल्य का अर्थ होता है वैवाहिक सूत्र कितना मजबूत है आपका, स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिटल बॉन्ड। 8वें घर को हमने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बताता है। 8वां घर 7वें भाव से दूसरा स्थान है, अर्थात ये आपके जीवन साथी के लिए मारक स्थान बन जाता है और जीवन साथी का धन है। इसके अतिरिक्त जो भी प्लैनेट 8वें भाव में होते हैं वो हमारे दूसरे घर यानी धन भाव को भी देखते हैं। कहा जाता है कि 8वें घर में अगर अशुभ ग्रह हों, खास तौर से शनि मंगल राहु हों, तो शादी का बंधन बहुत कमज़ोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में शादी नहीं चल पाती, सेपरेशन डाइवोर्स होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। इसके अतिरिक्त हम लोग चौथा भाव भी देखते हैं, पारिवारिक सुख शांति का। आपने देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति होते हैं, हस्बैंड वाइफ बाहर बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं आपस में लड़ना शुरू करते हैं। 12वां घर होता है एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स का, स्लीपिंग कंफर्ट शैया सुख का, इम्पोटेंसी का, वेनरल डिसीजेस का, और आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में आपकी फैमिलीज का इंटरफेरेंस। अगर शैया सुख नहीं है शादी के बाद में तो मेरे ख्याल में शादी जो है वो बेकार है। तो इसलिए एक और भी बात है यहाँ पर कि ज्योतिष में कहा गया कि कारक भाव का नाश करता है।
मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर कारक भाव का नाश करता तो 9वें भाव में गुरु पूरे आपके भाग्य का सत्यानाश कर देता। लेकिन ये जो कहावत है, ये जो कथन है ज्योतिष शास्त्रों में, 7वें भाव के लिए पूरी तरह से लागू होता है। अगर किसी लड़की का गुरु 7वें घर में हो या किसी लड़के का शुक्र 7वें घर में हो, तो मैं कह सकता हूँ कि शादी में बहुत बाधाएं आएंगी, शादी सुखपूर्वक नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त मान लीजिए कि आपने लग्न चार्ट देख भी लिया, लग्न चार्ट से आपको बहुत अच्छे इंडिकेशन मिले वैवाहिक सुख के बारे में, लेकिन जब तक नवांश चार्ट आप नहीं देखेंगे, जब तक उसको कंफर्म नहीं कर पाएंगे। अगर किसी व्यक्ति का नवांश चार्ट का लगन स्ट्रांग नहीं है तो उसको वैवाहिक सुख नहीं मिल सकता, आपके 7वें 8वें 9वें घर कितने भी अच्छे जन्मपत्री में क्यों ना हो। इसके अतिरिक्त कुछ और भी योग होते हैं, जैसे मंगल और शुक्र का, या मंगल शुक्र के साथ अगर राहु और केतु भी अगर आ जाते हैं तो पोजीशन और भी ख़राब हो जाती है। आपने देखा होगा कि आजकल शादी में धोखेबाजी बहुत होती है, और ऐसे व्यक्ति होते हैं, मंगल शुक्र और राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कभी भी अपने जीवन साथी के प्रति वफादार नहीं हो सकते, उनको हमेशा धोखा ही देते हैं। तो इसलिए हमें देश पात्र काल को ध्यान में रखते हुए वैवाहिक संबंधों का निर्णय लेने के लिए हमें आज के परिप्रेक्ष्य में बात करनी पड़ेगी। ज्योतिष सिद्धांतों को उसी हिसाब से मोड़ना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि हमें बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी इसके बारे में, और लगातार रिसर्च करनी पड़ेगी। और आज मैं बहुत गर्व के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल सोसाइटीज़ है वो इस मामले में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हम लोगों की रिसर्च क्लासेस होती हैं, हम पढ़ाते हैं उसमें, और बहुत स्टूडेंट भी आते हैं, और जो जिनको ज्ञान है ज्योतिष का, जिनको ज्ञान अनुभव है, वो भी आते हैं। जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, जब तक हम जो हमारा पर्पस या जो उद्देश्य है उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और अभी मुझे इस मामले में एक प्रसंग भी याद आ रहा है, जिससे कि आपको पता लगेगा कि अनुसंधान करना ज़रूरी क्यों है। मैं कुछ दिन पहले इटली गया था, एक ट्रेनिंग कोर्स था हम लोगों का। तो एक रशियन लड़की थी, उसको पता लगा कि मैं ज्योतिष का मुझको ज्ञान है, तो मेरे पास आई वो, और उसने मुझसे कहा कि मैं आपको कंसल्ट करना चाहती हूँ। एंड आई टोल्ड हर कि यू आस्क द क्वेश्चन। She said, when I'm going to have a second child, because she was already married and was having one child. I saw the horoscope and told her that this is the time when you can have a second child. You know what was her question? Question was, with whom? I was shocked. I didn't expect any question from a female. But मुझे ध्यान आया कि मैं यूरोप में बैठा हूँ, शायद ये संभव होता होगा यहाँ पर। फिर मैंने उससे कहा, what do you mean? Then she said, with my husband or with somebody else. ये क्वेश्चन पूछा गया मुझसे यूरोप में, और उसके बाद जब मैं इंडिया में वापस आया तो इंडिया में भी कई लोगों ने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा। इन क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे सकते जब तक आप देश पात्र काल को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष सिद्धांतों में रिसर्च करके उनको अप्लाई नहीं करेंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर यही बताने का है कि एक तो ज्योतिष शास्त्र में निरंतर अनुसंधान होना चाहिए, और देश पात्र काल को ध्यान में रखते हुए उनके सिद्धांतों का हमें इस्तेमाल करना